DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं अभ्यास प्रश्न पत्र सेट बी कक्षा 10वीं का विज्ञान सब्जेक्ट का सेट बी हम देखने वाले हैं और एक एक क्वेश्चन के आपको आदर्श आंसर्स भी हम दिखाने वाले हैं। कंप्लीट वीडियो में देख सकते हैं इस प्रकार से आपको एक एक क्वेश्चन के आदर्श आंसर्स मिलेंगे। तो फिलहाल में हम देखते हैं सबसे पहले इसके क्वेश्चन नंबर 1 का है ना क्या आंसर रहा है और साथ ही साथ आपको एक प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर भी हम दिखाएंगे है ना। तो इससे निश्चित रहिए एक एक क्वेश्चन का प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर और 23 तक के हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर बताया जाएगा, ठीक, और डिटेल से समझाया जाएगा, ठीक। तो पहला क्वेश्चन देखिए, लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर खाली क्या होता है? तो इसमें होता है ऑप्शन ए, इसका सही जवाब है आ नंबर, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? तो इसका एल्यूमिनियम, बा नंबर इसका सही हो जाएगा, एल्यूमिनियम उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। तीसरा देखिए, कार्बन का अपर रूप जो विद्युत का सुचालक होता है, सुचालक कौन सा होता है? देखिए हीरा भी अपर रूप है, फ्लोरीन भी अपर रूप है और ग्रेफाइट भी अपर रूप है, लेकिन ग्रेफाइट मात्र एक ऐसा अपर रूप है जिसमें विद्युत का चालन होता है। इसके अलावा हीरा और फ्लोरीन विद्युत का चालन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब है तीसरे का सा नंबर। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी आपकी अनंत होती है, ध्यान रखिएगा कितनी होती है। ये वार्षिक एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो आपके सेट पेपर दिए जाते हैं तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन जो इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन्हीं क्वेश्चनों से रिलेटेड या तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो वार्षिक में, या सेम यही क्वेश्चन उठा के रख देते हैं। कुछ क्वेश्चन इन्हीं में से आपको मिलेंगे वार्षिक एग्जाम में। तो इन क्वेश्चनों को बिल्कुल भी आपको निगलेक्ट नहीं करना है, मतलब इनको अवॉइड नहीं करना है ना। कोशिश करना है कि ये प्रत्येक क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको याद हो। कोशिश तो यही रहना चाहिए आपकी कंप्लीट, अगर अच्छी तैयारी करनी है कि प्रत्येक प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है और हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर बनाने वाला कहीं से भी क्वेश्चन उठा के रख सकता है, ठीक। समतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। अगला 5 में देखिए, किसी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और पदार्थ की प्रकृति सभी पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन दा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, अतिभारण के कारण परिपथ में धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो सही जवाब है वो अपरिवर्तित रहता है। धारा के मान में क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसका मान अपरिवर्तित रहता है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, है ना। इसके बाद आ जाते हैं आपके इंग्लिश मीडियम वालों के। इंग्लिश मीडियम वाले भी अपने देख सकते हैं, इसी प्रकार से आपको समझ लेना है। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक अभिकारक अपचयत एवं एक उपचयत और एक अपचयत होता है, खाली स्थान अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती हैं? रेडॉक्स अभिक्रियाएं। फिलहाल में हम प्रश्न क्रमांक 1 से और प्रश्न क्रमांक 1 के जो वैकल्पिक क्वेश्चन हैं उनके आंसर हम आपको दिखा देते हैं आंसर शीट में किस प्रकार से आपके लिखे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये प्रश्न क्रमांक 1 के आंसर आपके सामने हैं। सॉरी, यहाँ पर पूर्व परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र बस लिखना था, ये एक्स्ट्रा लिख गया है। ये देखिए, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड, एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट, अनंत, अपरोक्ष सभी और परिवर्तित, इस प्रकार से आपको लिखने हैं। तो ये इसके सही जवाब थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में पहला आपका हो चुका है ना, रेडॉक्स अभिक्रिया भरना। दूसरा, पारे की मिश्र धातु खालिस्तान कहलाती है, तो संलय कहलाती है। पारा से पारा और कोई भी धातु मिलाते हैं, पारा उसमें साथ में होना चाहिए, तो ऐसी मिश्र धातु को हम संलय कहते हैं। क्या कहते हैं? संलय। एसिटिक अम्ल का 3 से 5% विलयन खालिस्तान कहलाता है, तो सिरका कहलाता है। 3 से 5% विलयन क्या कहलाता है? सिरका। अगला चौथा क्वेश्चन है, तीसरा थोड़ा देख लेना आप लोग, है ना, लेकिन सिरका होगा ही, मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, इसलिए आपको इसको थोड़ा सा देख लेना है तीसरे वाले क्वेश्चन को, सिरका है ना, सिरका वाला। लेकिन बाकी क्वेश्चन सब एकदम कंप्लीट है और राइट है।
चौथा क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। तो थायराइड हार्मोन के लिए, जो थायराइड हार्मोन निकलता है उसके लिए आयोडीन अनिवार्य होता है, उसके कंट्रोल के लिए, संश्लेषण के लिए। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा खालिस्तान होती है तो अधिक होती है। इसमें क्या भरना है? अधिक होती है। हम इनके आंसर्स भी आपको दिखाने वाले हैं नीचे। अगला है छठवां, अधिक आयु में कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया अथवा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को खालिस्तान कहते हैं। तो इस स्थिति को मोतियां बिंद कहते हैं। चलिए हम आपको इनके आंसर दिखा देते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 के रिक्त स्थानों में क्या भरना था आपको, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्त स्थान ये दिए गए हैं आपके सामने। ये देखिए रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान में पहला रेडॉक्स, दूसरा संलय, तीसरा सिरका, चौथा थायराइड और पांचवा अधिक और छठवां मोतियाबिंद। इस प्रकार से आपके दूसरे वाले क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या आपको भरना है? तीसरे क्वेश्चन में आपसे सत्य और असत्य पूछे गए हैं। तो सत्य कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है देख सकते हैं आप। पहला देखिए, मैथिल ऑरेंज एवं फ्नोप्थाइले संश्लेषित अम्ल क्षार सूचक हैं। तो ये सत्य है। ये कैसा क्वेश्चन है? ये राइट आंसर है आपका। मछली के हृदय में 3 कक्ष होते हैं, ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2 ही कक्ष होते हैं मछली के हृदय में। अनुमस्तिष्क हमारे शरीर में संतुलन के लिए उत्तरदायी है, ये बिल्कुल राइट है। जीन लक्षणों की वंशानुगति को नियंत्रित करते हैं, ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, ये भी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, छठवां है इसी का। प्रकीर्णन प्रकाश का वर्ण प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर नहीं करता, ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि निर्भर करता है। ठीक, इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन हो जाते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन के आंसर ही हम आपको दिखा देते हैं। तीसरे क्वेश्चन के आंसर आपके सामने ये देख सकते हैं। सॉरी, ये यहाँ तीसरा क्वेश्चन लिखना था, गलती से यहाँ पर लिख गया है। ये तीसरे क्वेश्चन के आंसर, पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और लास्ट वाला असत्य हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन का इसके बाद जोड़ियां पूछी गई हैं। तो जोड़ियां में क्या क्या है? जोड़ियों में ये देख सकते हैं आप, जोड़ियां आपको डायरेक्ट दिखा देते हैं किस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ है ना। ये देखिए जोड़ियों में सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपको क्लोर क्षार अभिक्रिया से मिला देना है और इंसुलिन को मिलाना है अग्नाशय से। कुछ जो है यूट्यूबर्स ऐसे ही बिना सोचे समझे ही आंसर से बता देते हैं, तो कुछ यूट्यूबरों से आपको बच के भी रहना है। मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको थोड़ा खुद से भी अपने एफर्ट्स लगाने हैं कि ये यूट्यूबर सही बता रहा है या गलत बता रहा है। ठीक, तो इसका इंसुलिन हो जाएगा। तीसरा देखिए, टेस्टोस्टेरोन ये नर जनन हार्मोन है ना। और मेंडल के प्रयोग लिखना था इसमें। तो मेंडल का जो प्रयोग है मटर का पौधा इसका हो जाएगा, है ना। धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये ऑस्टेड ने धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। प्रिज्म से क्या होता है? वर्ण विक्षेपण होता है। तो इस प्रकार प्रश्न क्रमांक चौथा तक के हो जाएंगे। पांचवें में क्या है? पांचवें में एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं। तो पांचवें में देखिए, एक्वारेजिया क्या है? वंशानुगत अनुवांशिक लक्षणों की वंशानुगति के नियम किसने दिए हैं? उभयलिंग पुष्प किसे कहते हैं? उभयलिंगी पुष्प। ठीक, आपको केरोसिन, तारपीन का तेल और जल दिए गए हैं। इसमें से
किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है, ये आपसे पूछा गया। तो आपसे को इन सभी क्वेश्चनों के आंसर हम आपको सीधे दिखा देते हैं प्रश्न क्रमांक 5 के। यहाँ देखिए, ये रहे प्रश्न क्रमांक 5 के क्वेश्चनों के आंसर, देख सकते हैं। पहला, एक्वारेजिया 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है, ये एक्वारेजिया है। फिर आपका जो क्वेश्चन था दूसरा वाला, उसमें क्या भरना था, ग्रेगर जोहन मेंडल, है ना, ग्रेगर जोहन मेंडल। फिर या केवल मेंडल भी लिख देते आप तो भी सही था। जिन पुष्पों में दो अलग है, जिन पुष्पों में नर एवं मादा दोनों जनन अंग होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, द्विलिंगी पुष्प बोलते हैं। ठीक, और चौथे वाले में जल भरना है। पांचवें में लेंस सूत्र है तो 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V भर देना है। फिर UNEP का पूरा नाम पूछा गया है तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। आपको हिंदी में लिखना है तो हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में भी लिखा है, जो भी आपको पसंद है। फिर इसके बाद छठवां क्वेश्चन है। छठवें क्वेश्चन में क्या है, छठवें से लेकर आपको प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर भी हम दिखाते जाते हैं। देखिए छठवां क्वेश्चन ये रहा। ठीक, तो छठवां क्वेश्चन का आंसर अब हम दिखा देते हैं। ये देखिए छठवें क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे से तरीके से लिखा गया है। मैग्नीशियम रेबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, उसे हटाने के लिए वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रेबन को साफ किया जाता है, क्योंकि यह मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने से रोकती है, इसी कारण से मैग्नीशियम रेबन को साफ किया जाता है। ठीक, सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन है क्या, देखिए, सोडियम को केरोसिन में डुबा के कर क्यों रखा जाता है, तो इसका जवाब देखिए। ये रहा आपका इस सातवें क्वेश्चन का आंसर। सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, यह हवा में स्वतः जलने लगती है और सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करती है, इसलिए इसे सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है। बहुत ही अच्छे तरीके से ये भाषा लिखी हुई है। इतनी अच्छी भाषा आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं देगा और शायद आपको कहीं भी ऐसी भाषा नहीं मिलेगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 8वां क्वेश्चन है आपके सामने। द्विखंडन और बहुखंडन किस प्रकार से भिन्न है, ये पूछा है इस क्वेश्चन में, तो इसका भी आंसर आप देख सकते हैं। ये रहा आपका द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। जैसे द्विखंडन, इस विधि द्वारा एक कोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाता है और तथा प्रत्येक भाग एक नए जीव को जन्म देता है। जैसे अमीबा में विभाजन, है ना, अमीबा में एक अमीबा से 2 संतति अमीबाओं का जन्म हो जाता है। बहुविखंडन क्या है, इस विधि में एक कोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा अनेक भागों में विभक्त हो जाता है तथा प्रत्येक भाग एक नए जीव को जन्म देता है, जैसे कि मलेरिया परजीवी या प्लाज्मोडियम, है ना, इस प्रकार का एक कोशिकीय जीव है। अगला 9वां क्वेश्चन देखिए। 9वें क्वेश्चन में का आंसर आपको बताते हैं। पहले 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। परागण क्रिया निषेचन क्रिया से किस प्रकार भिन्न है, तो ये देखिए इसका आंसर बहुत ही प्यारे तरीके से लिखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9वें क्वेश्चन का आंसर। परागण एवं निषेचन में अंतर, तो परागण के बारे में यहाँ बहुत अच्छी तरीके से लिखा। देखिए, परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है, परागण कहते हैं, है ना। परागण के लिए बाह्य साधनों जैसे वायु, जल, कीट आदि की आवश्यकता होती है। यह एक बाह्य क्रिया है। इसके लिए किसी
पूर्व क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि निषेचन में क्या है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक का संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। इसके लिए किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं होती। यह बीजांड के भीतर होने वाली क्रिया है। ठीक, निषेचन होने के पूर्व परागण होना आवश्यक है। इस प्रकार से ये इसका लिख देना था। 10वां क्वेश्चन क्या है, देखिए 10वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका है, ये वाला है क्वेश्चन। अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है। श्यामपट्ट पर लिखे जो भी चीज़ें लिखी हैं उसको पढ़ने में कठिनाई होती है। यह विद्यार्थी किस दोष से पीड़ित है, इस दोष के निवारण के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए 10वें क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। बहुत ही प्यारी भाषा आपके सामने देख सकते हैं। अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पर पढ़ने में कठिनाई होती है। यह विद्यार्थी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। इसे उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस से संशोधित किया जा सकता है। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर आपको इस प्रकार से लिख देना था। आपको इस वीडियो का पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए है तो पीडीएफ फॉर्मेट के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएगा और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। स्क्रीनशॉट लेते जाइए और इन क्वेश्चनों के आंसर आप या फिर सीधे लिख सकते हैं। डायरेक्ट आप वीडियो को इतनी देर के लिए स्टॉप कर लीजिए और उस क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखिए और फिर उसका आंसर लिख लीजिए। 11वां क्वेश्चन देखिए। 11वां में पूछा गया है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं, है ना। और इसी का दूसरा क्वेश्चन है पादप में जल एवं खनिज लवणों का परिवहन किस प्रकार होता है। तो इसका बताया गया है, इसकी अथवा वाला का 11वें का देखिए, ये रहा 11वें का आंसर आपके सामने। देखिए जल एवं पोषक तत्व खनिज लवणों, है ना, जिसको बोलते हैं, के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे जाइलम कहते हैं। जाइलम नलियों के का सतत जाल बनाता है जो मूलों को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है और इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल का और खनिज लवणों का परिवहन करता है। ठीक, अगला 12वां क्वेश्चन आपके सामने देखिए। 12वें क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो 12वें में पूछा गया है वंशागत लक्षण क्या है। तो चाहे वंशागत लक्षण कहे चाहे अनुवांशिक लक्षण कहे, एक ही चीज है। ठीक, तो इसका आपके सामने आंसर देखिए, ये लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छी भाषा है। जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचरण अनुवांशिकता कहलाता है। ठीक, तथा यह लक्षण अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। इतने अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। जैसा कि आपको एग्जाम्पल यदि लिखना है तो इसके लिए एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे त्वचा का रंग, है ना, आँखों का रंग भी लिख सकते हैं, है ना। कुछ अनुवांशिक लक्षण हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाते हैं। 13वां क्वेश्चन देखिए। 13वें क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं, इसमें है। पहले 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है 13वां क्वेश्चन। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा। तो अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा आपको लिखना है। तो किस प्रकार लिखना है, देखिए ये रहा आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर आपके सामने, ये रहा। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष की समांतर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से आपको इतना लिख देना था। फिर 14वां क्वेश्चन देखिए। 14वें क्वेश्चन में क्या है, 14वें क्वेश्चन में पूछा गया है, ये देख सकते हैं, यहाँ पर 2 लिखना था, इन्होंने लिखा नहीं है। 2 मीटर इंग्लिश मीडियम में स्पष्ट दिख रहा है। 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर आपके सामने देखिए, इतने प्यारे तरीके से लिखा हुआ है, ये रहा। दिया है, क्या दिया है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी -2 मीटर, है ना।
अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक दिशा में होती है, इसलिए -2 मीटर हो जाएंगे। लेंस की क्षमता का सूत्र होता है 1/, फोकस दूरी, तो फोकस दूरी है -2 है ना, और 1/, में हो जाएगा। तो जब -2 का 1 में भाग करेंगे तो -0.5 डायोप्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अतः लेंस की क्षमता कितनी हो जाएगी? -0.5 डायोप्टर, अवतल लेंस की क्षमता। ठीक, अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन आपके सामने देखिए। किसी विद्युत परिपथ में लघुपतन या फिर दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते हैं, ये बताना है। तो इसका देखिए 15वें क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है, ये रहा। देखिए, यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होंगी, जो कि संभव नहीं है। अतः दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। इस प्रकार से लिख देना है। अब 16वां क्वेश्चन देखिए। 16वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के कोई दो तरीके। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण हम आपको लिखवा देते हैं। ये देखिए 16वें क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। 2 की जगह 3 लिख दिए हैं, आप 3 भी लिखना चाहें तो 3 भी लिख सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण निम्नलिखित हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं, जो चुंबक के उत्तर ध्रुव से प्रारंभ होकर दक्षिण ध्रुव पर समाप्त होती हैं। दूसरा, चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। तीसरा है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। फिर इसके बाद 17वां क्वेश्चन आ जाता है। 17वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ये जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, है ना, ये पूछा गया है। और या फिर पारितंत्र में अपघटकों की भूमिका क्या होती है? तो अपघटकों की भूमिका हम बता देते हैं क्या होती है। 17वें क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है, ये देखिए। जीवाणु एवं कवक मृत उत्पादकों और उपभोक्ताओं को अपघटित करके जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। इनको क्या करते हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, अतः यह अपघटक कहलाते हैं। जीवाणु व कवकों को प्राकृतिक गलत लिख दिया है, लेकिन लिखना प्राकृतिक ही है। प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहते हैं, क्योंकि यह अपघटन द्वारा प्रकृति में पोषक तत्वों का संतुलन बनाए रखते हैं। इस प्रकार से आपको लिख देना है। 18वां क्वेश्चन क्या है? देखिए 18वें क्वेश्चन में पूछा गया है वियोजन अभिक्रिया और ये देखिए श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहा गया है, इसको लिख सकते हैं। ये छोटा भी हो जाएगा आपका। तो ये देखिए 18वें क्वेश्चन का आंसर आपके सामने ये रहा। श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प एवं एटीपी के रूप में उसका ऊष्मा निकलती है। यहाँ उसका नहीं, ऊष्मा लिखना था, ऊष्मा निकलती है तथा अतः इसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहा जाता है। इतना ध्यान रखिएगा, यहाँ ऊष्मा लिखना है। 19वां क्वेश्चन देखिए। 19वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र या प्रतिवर्ती क्रियाओं को स्पष्ट कीजिए। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में हम आपको बता देते हैं किस प्रकार से है, ये देख सकते हैं। आप सभी क्वेश्चनों के आंसर देख लीजिए, क्योंकि अब काफ़ी लंबा वीडियो बन चुका है। ये 23वें क्वेश्चन में आपको ये मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, और 22वें क्वेश्चन में साबुन और अपमार्जक में अंतर। तो ये साबुन और अपमार्जक में आपको 6-7 अंतर तक बता दिए हैं, कोई भी 5 आप लिख सकते हैं। 21वां क्वेश्चन में आपका ये है परख नली वाला है, परख नली का आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 20वें वाले में ये देख सकते हैं ओम का नियम पूछा गया, तो ओम का नियम लिखा हुआ है, किस प्रकार से आपको लिखना है। और 19वां क्वेश्चन ये है
अनैच्छिक क्रियाओं है ना, जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं वो क्या कहलाती हैं, उसका एक एग्जाम्पल भी बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आपको कंप्लीट ये पेपर हो जाता है। यदि आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। और यदि आपको इसका PDF फॉर्मेट चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर जुड़ जाइएगा, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आपका दिन शुभ हो।